हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ बैंकिंग से रिलेटेड कि बैंक के एग्जाम के लिए हम लोगों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, प्लस बुक्स में सभी कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और मुझसे कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा भी था कि बैंकिंग के लिए प्लीज बताइए, तो मैंने सोचा कि एक एक्सक्लूसिव वीडियो मैं बैंकिंग के लिए ही बनाऊं। और जो जो स्ट्रेटेजी मेरी रही थी जब मैं स्टडी कर रही थी बैंकिंग के लिए, एग्जैक्टली मैं वही आप लोगों को बताऊंगी और वो वर्क करती है क्योंकि वो मेरे लिए वर्क की थी। तो आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। आप देख सकते हैं। अच्छा, पहले आप लोगों को अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। हमारे पास होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस। तो जीएस के अंदर भी और बाइफर्केशन है, वो मैं भी आपको बताऊंगी। तो 4 हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। तो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से हमको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं बात करूँ एसएससी की, तो बहुत सारे लोग बैंक प्लस एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं, मगर दोनों की प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस है और दोनों एग्जाम्स में भी बहुत डिफरेंस है। दोनों के फोकस अलग है। तो अगर आप दोनों के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों को एकदम अलग माइंड में रख के चलिए। दोनों के फोकस अलग अलग होंगे, मिक्स नहीं होंगे वो दोनों, क्योंकि पैटर्न वगैरह सब कुछ डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, यहाँ पे मैंने बुक्स रखी हैं जो मैंने रेफर की थी और इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि और कुछ रेफर करने की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है आरएस अग्रवाल। अगर आप बिल्कुल इनिशियल से स्टार्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके बेसिक्स अच्छे हो जाएं, तो आपको आरएस अग्रवाल बहुत अच्छे से बिल्कुल एक एक उसका एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन आपको उसका प्रैक्टिस कर लेना है और बहुत अच्छे से यहाँ से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारी मुझे हाउस वाइफ ही देखती हैं, तो यहाँ पे उनके लिए मैं स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जो कि कोचिंग नहीं करना चाहते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है बाकी सारे सब्जेक्ट्स हम लोग आराम से खुद ही घर पे कर सकते हैं क्लियर, जैसे कि रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह हम बुक्स पढ़ के काफी हद तक उनको कर सकते हैं। मगर मैथ्स एक ऐसी चीज है जो कि आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो मन करता है कि कहीं से समझे। तो आजकल तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास इतना अच्छा चैनल है, यूट्यूब है हमारे पास। तो वहां से आपको जो भी टॉपिक लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैथ्स में, तो आप आराम से उस टॉपिक का नाम डालिए और सर्च कीजिए, आपको बहुत सारे वीडियो दिख जाएंगे और किसी भी एक वीडियो को लेके आप अपने डाउट्स वहां से क्लियर कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एक टॉपिक के लिए एक ही वीडियो देखें, 10 तरीके की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चीजें वही है, हर कोई बस अलग अलग तरीके से बता देता है। तो इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा ना करें। कोई भी एक टॉपिक जो आपको जो भी लग रहा है कि टफ है, नहीं आ रहा, यूट्यूब में से सीख लें आप, उसके बाद फिर से आए बुक में से प्रैक्टिस करें और फिर दी एंड कर दें। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, आप देख सकते हैं कि बैंकिंग में अब डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा आने लगा है। एसबीआई पीओ की अगर बात करूँ तो उसमें तो पूरा ही मेंस में डेटा इंटरप्रिटेशन ही आता है और आईबीपीएस में भी अब डेटा इंटरप्रिटेशन पीओ वगैरह में सब में ही आने लगे हैं। तो ये हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब हम जाते हैं तो हम अगर ये प्रैक्टिस हम नहीं करके जाएंगे, सिर्फ मैथ्स प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो ये वाले क्वेश्चन हमें करने में बहुत डिफिकल्टी होगी। क्योंकि एक बार मुझे भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई। तो इसलिए डेटा इंटरप्रिटेशन को आप अरुण शर्मा से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आप करेंगे अपनी डेटा इंटरप्रिटेशन, देन दोनों जगह से आप पूरी अपनी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्लियर करने के बाद में आप लगाएंगे किरण प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट्स। तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्योंकि मैथ्स तो ये ऐसा सब्जेक्ट है और स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सारे ही ऐसी चीज है कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको चीजें आती हैं और ये कोई, मैं आपको बता दूं, इतनी टफ मैथ्स या कुछ ऐसा नहीं है जिनको कोई कर नहीं सकता। इसको शायद 10th का बच्चा भी सॉल्व आराम से कर लेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या देखा जाएगा, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी देखी जाती है इन एग्जाम्स में। तो इसीलिए उसको आपको बनाने के लिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, किरण प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट्स आप खरीद लीजिए बैंकिंग के लिए और प्रैक्टिस कीजिए बहुत सारा। नेक्स्ट जो आता है हमारा सब्जेक्ट वो है रीजनिंग, और ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग को देखते हुए। तो सबसे पहली बुक है आरएस अग्रवाल, यहाँ पर भी रीजनिंग के लिए भी, एंड देन है एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम.के. पांडे। उसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पजल्स। यहाँ पे आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे मेंस में, स्पेशली जब आप पजल बनाने बैठेंगे कोई भी, तो एक पजल आप करेंगे तो आपको लगेगा कुछ आंसर सही है और कुछ आंसर गलत आ रहे हैं, वहां पे आपका पूरा टाइम भी वेस्ट हो जाएगा और बहुत ज्यादा आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसीलिए पजल्स की
प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है और घर से बहुत सारी प्रैक्टिस करके चाहिए बैंक एग्जाम देने के लिए। तो उसके लिए आप कोई भी अलग से बुक में सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि मैंने भी नहीं ली थी, तो मैं आपको अपनी ही स्ट्रेटेजी बता रही हूँ। इसलिए अगर आपको लेनी हो तो आप ले भी सकते हैं कोई भी बुक सर्च करके, अच्छी बुक। लेकिन मैंने क्या किया था, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते थे मैं उनको सर्च करती थी और वो ही मैं सॉल्व करती थी और उसके बाद उनके सॉल्यूशन वगैरह देखती थी। अगर नहीं बनता था तो उस तरीके से मैं पजल सॉल्व करती थी। इसके अलावा मैंने पजल के लिए कोई बुक नहीं ली। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप अपना बहुत बहुत मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। तो यहाँ पे स्कोर करना बहुत जरूरी है, तभी आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा बनेगा। क्योंकि कुछ सब्जेक्ट होते हैं ना जो सभी के अच्छे होते हैं, तो ये वैसे सबका ही अच्छा होता है, लेकिन अगर आप भी इसको बहुत अच्छा करके चलेंगे तो आपकी रैंकिंग वगैरह में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा रीजनिंग। तो इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें कि रीजनिंग क्या है, हमको आता है। तो कई लोग ऐसा करते हैं रीजनिंग तो इजी होता है, छोड़ देंगे, एग्जाम में देखेंगे, ऐसा बिल्कुल ना करें। बहुत बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं और आपको फुल मार्क्स की रीजनिंग लाके दे सकती है। तो अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर करते हैं और उन लोगों की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, इंग्लिश में आके फंस जाते हैं। और इंग्लिश कैसे प्रिपेयर करें, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी कि जो भी आपकी वीकनेस है आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लीजिए। एक सेंटेंस को अपने दिमाग में रख के कि मेरी जो वीकनेस है इसको ही मुझे अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और लग जाइए उस पर काम करने में। तो अगर आपकी इंग्लिश वीकनेस है, आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे इंग्लिश मीडियम से भी हैं, तो आप इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। क्योंकि सब्जेक्ट ही तो है, क्या है, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, हमारी हिंदी से तो बहुत ज्यादा इजी होती है इंग्लिश। तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं आप स्टार्ट करने के लिए, कंपटीशन के लिए, या फिर एसपी बख्शी भी ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, तो मैं ये वाली सजेस्ट करूंगी। मगर मैंने पहले ये खरीदी थी इसलिए मैंने ये नहीं खरीद पाई। तो एसपी बख्शी को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिए, देन अरिहंत पब्लिकेशन। उसके बाद में आप वोकेबलरी हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री हो चाहे मेंस हो। तो वर्ड पावर मेड इजी ये आप ले लीजिए वोकेबुलरी के लिए। और डेली इसमें से कम 10-10 वर्ड्स आप पढ़ते रहिए, फिर उन्हें रिपीट करिए, इस तरीके से करिए तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो सेटल होने लगेंगे। उसके बाद में इंग्लिश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। ये आपके जीएस में भी इंपॉर्टेंस रखेगा। तो न्यूज़पेपर की तो हर एग्जाम में इंपॉर्टेंस है, हर एग्जाम में, चाहे आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो न्यूज़पेपर मैं जो पढ़ती थी वो है द हिंदू। द हिंदू को आप डेली पढ़िए और पूरा A to Z पेपर पढ़ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 आवर आप इसको डेली दीजिए। और आपको इसमें से पढ़ने हैं फर्स्ट 3 पेजेस, देन एडिटोरियल, वो भी पूरे थरोली अच्छे से पढ़ने हैं। एक जो उसकी न्यूज है वो आपको बहुत ही डीपली पढ़नी है और समझने की कोशिश करनी है। और देन स्पोर्ट्स आप पढ़िए, उसमें भी सारी न्यूज पढ़िए। तो कम से कम आपको, मुझे तो मैं बता रही हूँ आपको 2 आवर्स लग जाते थे सिर्फ न्यूज़पेपर को कंप्लीट करने में। और मैं मॉर्निंग से 3 बजे उठ के पढ़ना शुरू करती थी और सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ती थी सिर्फ। तो बहुत मैं टाइम देती थी न्यूज़पेपर को। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जीएस में भी आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहें तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, जो भी आपको इम्पोर्टेंट न्यूज लगे उसके नोट्स भी बनाइए। और अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड इसमें मिल जाता है, ऐसा जो आपको नहीं आता, वोकैबुलरी भी आपकी यहाँ से प्रिपेयर होगी तो वो भी आपको मिल जाएगा और उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो वोकैबुलरी के लिए आप अलग से अपनी कॉपी बना सकते हैं सिर्फ द हिंदू वाले के लिए ही। तो वहां पे अपने वर्ड्स नोट कीजिए, उनके मीनिंग्स लिखते रहिए। इस तरीके से बहुत सारी वोकैबुलरी आपको यहाँ से भी मिल जाएगी और बहुत इंग्लिश आपकी यहाँ से भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं जीएस की। तो ये है हमारा जनरल साइंस या जीए बोल लीजिए, इसमें तो जनरल अवेयरनेस। तो इसमें आपका जो बैंक के लिए मैं स्पेशली अगर बताऊं तो आपको पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट 70 to 80% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपको स्टैटिक पोर्शन जो होता है उससे भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक जीएस। उसके बाद बैंकिंग अवेयरनेस, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि आप बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, बैंक में आपको काम करना है, तो बैंक की नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद में कभी कभी कंप्यूटर्स भी पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे बैंक के एग्जाम में। ये पहले तो एक अलग से ही वो था, टॉपिक था
सब्जेक्ट था, लेकिन अब इसको यहीं पे ही मिक्स कर दिया है, इसी में ही। तो इसीलिए इसको बहुत ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको बेसिक्स कंप्यूटर्स के पढ़ने हैं, वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पढ़ने हैं। तो करंट अफेयर्स अगर बात की जाए स्पेशली सिर्फ करंट अफेयर्स की, तो मैंने जो करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी मेरी थी, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। पहला तो न्यूज़पेपर, वो मैंने आपको बताया कि मैंने आपको बताया कि मैं द हिंदू एटलीस्ट 2 आवर्स पढ़ती थी। उसके बाद में आप पढ़ेंगे, आप जो रिफर करेंगे, मैं एक वेबसाइट रिफर करती थी जो कि सबको पता होगी, अड्डा, तो बैंकर्स अड्डा। तो मैं अपनी मैरिज से पहले बैंकर्स अड्डा जो वेबसाइट है वो लैपटॉप से पढ़ती थी, तो मुझे वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट लगता था। अब तो खैर इसका ऐप भी आ गया है, अड्डा 24/7। ये कोई भी इसका मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ती थी यहाँ से, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ इसीलिए। तो अब तो ये ऐप भी आ गया है मोबाइल पे, लेकिन मोबाइल से पढ़ना मुझे उतना कन्वीनियंट लगता नहीं। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप यहीं से करिए फिर। लेकिन अगर लैपटॉप है आपके पास में, तो मैं यही कहूंगी कि आप बैंकर्स अड्डा वेबसाइट पे जाके वहां से पढ़िए, क्योंकि मोबाइल हमको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। मोबाइल हम जब हाथ में अपने पकड़ते हैं तो हमें और भी सारी चीजें याद आ जाती हैं, फिर हम चैट्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, फेसबुक व्हाट्सएप चलाने लगते हैं, तो ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है यहाँ से। तो मैं मोबाइल तो बिल्कुल भी टच करती ही नहीं थी। देन करंट अफेयर्स में सिर्फ यही था मेरा करंट अफेयर्स, और जो भी मैं यहाँ से जो डेली करंट अफेयर आते हैं वहां डे टू डे के हिसाब से डेली उनको मैं रीड करती थी पूरा अच्छे से। उसके बाद में मैं अपनी एक मेरे पास कॉपी थी, नोटबुक थी, जिसमें मैं जो उसकी हेडिंग होती थी सिर्फ वो नोट कर लेती थी डेट वाइज। तो मेरे पास पूरे नोट्स थे करंट अफेयर्स के लिए हर डे के। उसके बाद स्टैटिक जीएस पे आ जाए, तो अगर आप चाहें तो आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से आपको एसएससी के लिए भी फायदा मिलेगा। लेकिन सिर्फ बैंक के लिए कर रहे हैं तो इतनी जरूरी ये नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ पूरी इन सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए सिर्फ बैंकर्स अड्डा को फॉलो कीजिए। यहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, चाहे वो स्टैटिक जीएस हो, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस हो, चाहे कंप्यूटर्स हो, ये सारा आपको स्टडी मटेरियल यहाँ से मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कहीं भी आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और बहुत सारी बुक्स भी आती हैं, बहुत सारे नोट्स भी मिलते हैं अलग अलग कोचिंग के, मगर इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीजें वही है, लिमिटेड वही कोर्स है, वही लिमिटेड सब्जेक्ट्स हैं, वही सब कुछ है। सब जगह से आप अगर नोट्स इकट्ठे कर लेंगे आप पढ़ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे सिर्फ। इसलिए सिर्फ एक चीज को फॉलो कीजिए, एक सोर्स को फॉलो कीजिए, और मुझे तो ये बेस्ट सोर्स लगता है और मुझे इससे बहुत हेल्प मिलती थी। आप देखिए इसमें जो डेली क्विजेस आती हैं, जब आपका अभी नहीं लेकिन जब आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाए, आप पूरी तरह से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग वगैरह अपनी कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप इसको रोज फॉलो कीजिए। इसमें डेली के डेली क्विज आते हैं और डेली करंट अफेयर्स तो आप पढ़िए, अभी से ही पढ़िए, नोट्स भी बनाइए। डेली जो क्विज आते हैं फिर आप उनको सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर्स के, मैथ्स के, रीजनिंग के सारे क्विजेस उसमें डेली मिलेंगे। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सारी प्रिपरेशन जब आप कर लेंगे उसके बाद में आप देना शुरू कीजिए टेस्ट सीरीज। इसके बिना आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। अगर आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि प्री तो चलिए आप शायद कर भी लें, लेकिन प्री के लिए भी टेस्ट सीरीज देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आप जब घर में डेली टेस्ट देंगे आपकी स्पीड ऑलरेडी मेंटेन रहेगी। तो जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे आपको कुछ भी वहां फील नहीं होगा कि आप मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ था जब मैं वहां देती थी एग्जाम सेंटर पर बैठ के। ऐसा लगता था मैं घर में ही अपनी टेस्ट सीरीज ही दे रही हूँ, इस टाइप का मुझे फील होता था वहां पे जाके भी। तो टेस्ट सीरीज जरूर लीजिए। तो मैंने जो टेस्ट सीरीज ली थी वो ली थी मैंने महिंद्रा की एक टेस्ट सीरीज, क्योंकि ये बहुत चीप होती थी, ये बहुत ही ज्यादा चीप होती थी, तो मैंने ये ले ली थी बैंकिंग के लिए। और इसके अलावा आप इनकी भी ले सकते हैं, बैंकर्स अड्डा से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप थोड़ा हायर ज्यादा अगर आप चाहें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सके तो इसको आप बाद में लीजिएगा, क्योंकि पहले से ले लेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे कि मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं।
ये आप बाद में लीजिएगा मेंस के लिए स्पेशली, अभी से मत लीजिएगा वरना आप बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ओ माय गॉड इतने टफ क्वेश्चंस। तो ऐसा कुछ नहीं है, महिंद्रा की टेस्ट सीरीज से स्टार्ट कीजिए। टेस्ट सीरीज एक बार आपकी सारी प्रिपरेशंस हो जाएं, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं, फिर आप, और ये करने में ज्यादा टाइम मत लगाइए, 4 से 5 महीने की स्ट्रेटेजी बनाइए, ज्यादा से ज्यादा चलिए 6 मंथ्स कर लीजिए, 6 मंथ्स की स्ट्रेटेजी बनाइए, सारा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह कवर कीजिए, उसके बाद में शुरू कर दीजिए टेस्ट सीरीज देना महिंद्रा की। उसके बीच बीच में भी आप यहाँ से जो है ना अंडर 24/7 में जाके आप जो आपका टॉपिक क्लियर होता जाता है वहां से आप उसके पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद जब टोटल आप टेस्ट सीरीज ले जाएंगे प्री और मेंस की, तो वहां से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आपको एग्जाम में एकदम से टाइम की कमी नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास सब सब्जेक्ट्स के लिए बहुत लिमिटेड टाइम होता है, उसी में हमको सॉल्व करना है। तो इससे आपको पता चलेगा कि आपको किस टॉपिक पे टाइम देना है, कहाँ पे स्किप करना है, क्योंकि हमें इन एग्जाम्स में ये भी पता होना चाहिए कि क्या हमें करना है और क्या हमें स्किप करना है। वो आपको तभी पता चलेगा जब आप पहले से टेस्ट सीरीज देते हुए चले आ रहे होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन होने के बाद मैं कहूंगी डेली आप एक टेस्ट सीरीज दीजिए, क्योंकि महिंद्रा के अंदर बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और टेस्ट देने के बाद सिर्फ टेस्ट देके छोड़ दिया, ये नहीं करना है, कोई फायदा नहीं होगा। आप टेस्ट देंगे, उसके बाद में आप, जैसे कि आपने प्री के लिए टेस्ट दिया, ठीक है, प्री के लिए टेस्ट होगा आपका 1 आवर का, 1 आवर का टेस्ट हुआ। उसके बाद 1 आवर कंप्लीट होने के बाद में आपने जब वहां पे रिजल्ट आया, आपने देखा कि आपके कहाँ पे फुल मार्क्स आए हैं, कहाँ पे नहीं आए हैं, पहले आप इसको एनालाइज करेंगे। तो 10 मिनट तक आप ये एनालाइज कीजिए टॉपिक्स, कहाँ पे आप वीक हो रहे हैं, कहाँ पे आप स्ट्रेंथ अपनी गेन कर रहे हैं। उसके बाद में पूरा 1 आवर या फिर हाफ एन आवर दीजिए, हाफ एन आवर दीजिए पूरा एनालिसिस करने के लिए। और जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं वो देखिए वहां से सॉल्यूशन, और उसको खुद सॉल्व कीजिए। अगर यहाँ पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मगर फिर भी हाफ एन आवर आप दीजिए उसको एनालिसिस करने के लिए। ये काम अगर आप नहीं करेंगे ना एनालिसिस का, तो टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं होगा। उसके बाद आप मेंस का टेस्ट देंगे, मेंस में भी यही करना है। मेंस का टेस्ट देने जाएंगे तो उसमें करंट अफेयर वगैरह और जीएस के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो वहां पे आपको क्या करना है कि करंट अफेयर और जीएस के लिए टेस्ट सीरीज के अंदर से जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनमें से आपको नोट्स भी बनाते हुए चलना है। जो भी आपकी क्या कहते हैं, इसके लिए आपने जीए के लिए जो भी नोटबुक बनाई होगी जिसमें आप अपने नोट्स डेली करंट अफेयर वगैरह लिख रहे होंगे, तो उसमें अलग से बनाइए, इसके लिए एक सेक्शन अलग से बनाइए। और वहां पे आप यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हें नोट कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टेस्ट सीरीज में जो आते हैं कई बार रिपीट ही हो जाते हैं वो क्वेश्चंस, मैंने तो ऐसा काफी बार देखा है। तो ये आप ये जरूर कीजिए। मेंस की भी आप जब टेस्ट सीरीज देंगे उसकी भी आप एनालिसिस करेंगे, और बहुत यहाँ पे आप बहुत ज्यादा टाइम देंगे, क्योंकि पहले आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि प्रिपरेशन हो गई है अब तो मैं एग्जाम दे दूंगा, नहीं, यहाँ पे बहुत मेहनत और वोकेबुलरी को भी साथ साथ में बिल्ड करते हुए चलना है। तो ये था मेरा ओवरऑल जो भी मैं बताना चाहती थी बैंकिंग के बारे में, बुक्स प्लस स्ट्रेटेजी। आई होप कि आप लोगों को हेल्प मिली होगी कुछ इससे। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं जो भी सीख रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी एज ऑलवेज। और आप लोग प्लीज बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।